हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए हम लोग जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ देख रहे थे उसमें हमने 25 नंबर का टेस्ट सीरीज़ कर लिया है, 26 नंबर का भी हो गया है। अब हम लोग 27 नंबर का जो टेस्ट सीरीज़ है उसे सॉल्व करेंगे और ये भी एज ऑलवेज जैसे हम लोग कर रहे हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही ये वाली टेस्ट सीरीज़ भी चलेगी, 3 पार्ट्स में आएगी। आज ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि आज ये टेस्ट सीरीज़ का पहला दिन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बातचीत है इस टेस्ट सीरीज़ में। और आप चाहें तो अपना कमेंट जो है वो कितना, मतलब कमेंट में अपना स्कोर हमें बता सकते हैं कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। और ये उनका जो अपना दिया हुआ है नंबर वगैरह, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये सब अपना देख सकते हैं। हम लोग तो चलेंगे अपने क्वेश्चन पे और देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली टू डेली वीडियोज़ की लिंक आपको मिलती रहे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखें। उसमें आपको, क्योंकि यूट्यूब जो है सबको नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको डेली जैसे ही क्लास अपलोड होगी उसका लिंक वहीं पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि एक इत्र स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पास्कल का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, स्टोक का सिद्धांत या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बर्नौली का सिद्धांत। तो पहले वाला जो मतलब कि क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि आपको निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उन पे विचार करना है। पहला क्या है, लोलक की पहले देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन ही क्या है। कह रहे हैं कि एक सरल लोलक की समय अवधि उपरोक्त में से किन कारकों पर निर्भर करती है। और वो कारक आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कौन से कारक हैं जिन पर सरल लोलक की समय अवधि निर्भर करती है। पहला क्या दिए हैं, लोलक की लंबाई, दूसरा कह रहे हैं पेंडुलम के दोलन की चौड़ाई, और तीसरा कह रहे हैं पृथ्वी का स्थान। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है केवल 1 2 सही है, केवल 2 3, केवल 1 3 या फिर सभी सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मतलब कि जो ऑप्शन डी वाला है वो सही है, यानी कि तीनों की तीनों जो चीज़ें दी गई हैं वो एकदम सही बताई गई हैं। यानी कि जो सरल लोलक की समय अवधि है वो लोलक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, पेंडुलम के दोलन की चौड़ाई पर भी निर्भर करती है और पृथ्वी के स्थान पर भी निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा एक सदिश राशि है, और दूसरा कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और आपको बताना है कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि केवल दूसरा सही है, गतिज ऊर्जा सदिश राशि नहीं है। तो इस बात को याद रखना है, गतिज ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, वह रंग जो किसी तारे की सतह के तापमान को सबसे गर्म इंगित करता है वो रंग कौन सा है। थोड़ा स्पीड में करेंगे वरना ऐसे धीरे धीरे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, लाल है, पीला, नीला, सभी तारों का तापमान समान। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सभी तारों का जो तापमान है वो समान बिल्कुल भी नहीं होता है। और लाल, पीला, नीला में क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नीला वाला, यानी कि सबसे जो गर्म तारा होगा उसका रंग कैसा दिखेगा, उसका रंग जो है वो नीला कलर का दिखेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नीला कलर होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और यही कारण है कि उस जो है जो अगर सबसे गर्म तारा रहेगा तो उसका कलर नीला दिखेगा, तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और आप हमें बता सकते हैं कि अगर नीला की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है, ये आप हमें बता सकते हैं किस कलर की है। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था हमारे आरओ वाले एग्जाम में। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि निम्न दो कथन दिए हुए हैं, कथन कारण का क्वेश्चन है, एक कथन है एक कारण है। कह रहे हैं कि 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं। तो ये बातें तो ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कारण बताया गया है कि चंद्रमा का
चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर होता है। और ऑप्शंस में दिए गए हैं, आपको सही बताना है। पहला और दूसरा सही है और साथ में वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है। दूसरे में कह रहे हैं कि व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरे में बता रहे हैं कि ये सही है और मतलब गलत है। और चौथा कह रहे हैं कि ये असत्य है और असत्य है। अब ऑप्शन वगैरह पे आप देखें इसको, हम तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे कि देखिए दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एकदम सही हैं, लेकिन ये जो आर वाला कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मतलब कि हम लोग क्या, जो लोग अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जाएंगे, तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं। इसका ये कारण बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, नहीं, वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है वो तो अलग अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट दिया है कि वो लोग आपस में बातचीत जो करते हैं मतलब एक दूसरे को नहीं सुन सकते, उसका कारण ये नहीं है। उसका कारण ये है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। यानी कि कथन और कारण अपने आप में दोनों सत्य हैं, पर इसका कारण जो है वो कथन की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं किस राज्य में भारत के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है? यानी कि जो देखिए एक अनाज एटीएम भी लगाया गया है, ये चावल एटीएम है, तो ध्यान रखिएगा अनाज एटीएम और चावल एटीएम वैसे तो एक ही जगह शायद आपको मिल जाएंगे, लेकिन अलग अलग याद रखिएगा। चलिए ऑप्शंस देखिए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एंड तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो अनाज एटीएम लगाया गया है वो भी उड़ीसा। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि हाल ही में कारोवी खदान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। आपको बताना है कि ये खदान एग्जैक्टली कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बोत्सवाना, घाना, जिम्बाब्वे एंड गाम्बिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बोत्सवाना। आप मुझे बताइएगा कि कहाँ के ये जो है खोद मतलब कि किन लोगों ने या किस देश के लोगों ने ये खोज की हुई है इस सबसे बड़े, दूसरे नंबर के सबसे बड़े हीरे की। इस बात को आप मुझे कमेंट करिएगा। कनाडा या जापान, इन दोनों में से कोई है, आप मुझे कमेंट करिएगा अपना कंफर्म करके, गूगल कीजिएगा। तो अभी ये करंट अफेयर का मामला भी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो हो जाएगा बोत्सवाना। आगे देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। और ये दोनों, ये भी क्वेश्चन भी कहाँ से है? करंट अफेयर से है, और ये भी एक टाइम पे जब आया था तो बहुत चर्चा में था। कह रहे हैं कि भीष्म क्यूब हाल ही में खबरों में देखा गया। आपको बताना है कि ये है क्या एग्जैक्टली। पोर्टेबल हॉस्पिटल और रेल वैगन, या लाइफ बोट सुरक्षक नौका, या फिर गश्त करने वाला जहाज। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। और ये साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, खोज करता है एग्जैक्टली पूछा गया। कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की। और दूसरा क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन ने की। तीसरा है इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की है। और ऑप्शंस में आप देख ही रहे हैं, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 सही है और 1 3 सही है। और आपको सही उत्तर बताना है, इस पे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, नहीं तो पता चला गलत हो जाए। तो आंसर क्या होगा? आप देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल पहला वाला सही दिया हुआ है, यानी कि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की है। जहाँ तक समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने की है। और प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला वाला सही है, मतलब कि जो पहला वाला दिया है वही अकेले सही है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। और ये 1 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में। आगे देखेंगे हम लोग अपना 10 नंबर का क्वेश्चन। और जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रत्नों की कठोरता को किस में मापा जाता है। ठीक है, तो कौन सा रत्न कितना कठोर है, हम लोग इसको किस में मापते हैं? मोही स्केल, लिकर्ट स्केल, मरकरी, या फिर सेकंड स्केल। तो मरकरी क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि मरकरी होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोह स्केल। एक मोहे नाम की असंबद्धता होती है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में इसको जरूर पढ़ा होगा। आप लोग मुझे उसको कमेंट कर सकते हैं। मोहे मतलब कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, तो इस वजह से हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि जो मोहे असंबद्धता होती है वो किस परत में पाई जाती है, मतलब कि किन के बीच है। और इसको मैंने पढ़ाया भी है अपने इसी चैनल पे, 2 बार पढ़ाया है। एक एनसीईआरटी में पढ़ाया है और एक उसमें भी पढ़ाया हुआ है, जो लूसेंट का हमने कवर कराया है, कुछ वीडियोस उसमें भी कवर कराया है। आगे देखेंगे हम लोग अपना 11 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शंस क्या क्या है? पारा, तांबा, चांदी एंड जस्ता। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, यानी कि जो जस्ता है, जिसको जिंक कहते हैं, ये हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आगे देखेंगे अपना 12 नंबर का क्वेश्चन।
और जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं किस चीज़ में यूज़ की जाती हैं। 2 सूची दी हुई हैं, आपको इसको मैच करना है। पहले में पैलेडियम, टाइटेनियम, निकेल एंड टंगस्टन दिया है। दूसरी साइड नौका, मतलब कि नौका जो होती है उसमें उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, विमान को बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर स्टेनलेस स्टील। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको मैच करना है और ऑप्शंस में ये सब दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे से अगर मुझे कुछ याद रहता है तो वो याद रहता है हमें टंगस्टन, ठीक है। और टंगस्टन जो है हम लोग उसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो हमारा टंगस्टन होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। टंगस्टन को हम लोग कहाँ मतलब यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में। एग्जैक्टली आप लोगों ने जो मतलब बल्ब होता था, जो 100 वाट का बल्ब आता था पहले, उसमें देखा होगा कि एक इस तरह की संरचना बनी रहती थी। तो वो जो तार होता था ना, फिलामेंट एग्जैक्टली उसको बोलते हैं, तो किसका बना रहता था, वो टंगस्टन का बना रहता था, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा। और तो हम लोग देख लेंगे डी का 3 कहाँ दिया हुआ है। देखिए डी के 3 से 2 ऑप्शन हमारे मतलब कि एलिमिनेट हो गए। अब हम लोग केवल 2 ऑप्शन में देख लेते हैं। तो बी का 1, देखिए दोनों ऑप्शन में बी का 1 है, तो हम लोगों को समझ ही आ रहा है कि जो टाइटेनियम है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, नौका बनाने में। अब बचा क्या है, निकेल और पैलेडियम। तो आप देखिए ये जो निकेल होता है ना, इसको स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो निकेल को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो सी का 4 किस में है, देखिए सी का 4 अगर हमें पता होता तो हमारा ऑप्शन एक ही बार में हो जाता। वैसे मुझे पता था, लेकिन आपके लिए बता रहे हैं कि अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाता हमसे। तो ऑप्शन बी वाला इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। और बचा क्या है, कुछ नहीं बचा ना शायद टाइटेनियम बच गया है। तो जो टाइटेनियम होता है उसको हम लोग फिर कहाँ यूज़ कर लेंगे, तो ये जो टाइटेनियम होता है उसे, अच्छा टाइटेनियम तो पहले ही हो गया था ना, बी का 1, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर कुछ छूटा होगा तो आप देख लीजिएगा, हमने आंसर तो बता ही दिया है। आपको बताना है गलत जोड़ी, तो गलत जोड़ी देख लेते हैं। और ये एसिड से बना हुआ क्वेश्चन है, हर साल बन जाता है। दही वाला खूब पूछा जाता है, और मतलब जो इमली का होता है वो भी खूब पूछा जाता है, तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। कह रहे हैं कि ऑक्जेलिक एसिड ब्रोकली, ये ब्रोकली की सब्जी कौन खाया है। और दूसरा स्कॉर्बिक एसिड कह रहे हैं आंवले में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कह रहे हैं सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कह रहे हैं दही में। क्या आप लोगों ने कहीं भी सुना है कि जो टार्टरिक मतलब एसिड होता है वो सिरके में पाया जाता है? मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा, तो यही गलत है। ये वाला जो है ये मैच गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। बाकी जो दिया हुआ है लैक्टिक एसिड खूब पूछा जाता है, ये दही में मिलेगा। और ये जो टार्टरिक एसिड है ये सिरका में नहीं, ये भैया इमली में मिलता है। कहाँ, इमली में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं कीटों का अध्ययन क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ये तो पक्षियों का अध्ययन है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने याद रखा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मतलब उड़ मतलब उड़ मतलब उड़ना, तो जैसे होता है ना उड़ना, उससे थोड़ा मिलता जुलता है ऑर्निथो, वैसे करके मैंने याद रखा है, ट्रिक से याद हो गया है कुल मिला के। अगर आपको भी याद रहे तो अच्छी बात है। ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी और एंथोलॉजी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा भैया ऑर्निथोलॉजी तो नहीं ही होगा, माइकोलॉजी भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। जो कीटों का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जो हमारा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कोलकाता, देहरादून, शिमला या फिर लखनऊ, कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि लखनऊ में है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि जो भूरे रंग का शैवाल होता है, यानी कि भूरे शैवाल को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं एंथोसाइनिन, फ्यूकोक्वैसेंथिन। अब इतना अजीब सा नाम है तो समझ में आता है, गड़बड़ हो जाता है बोलते समय। फाइकोशाइनिन या फिर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ये 4 हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वही जो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ऑप्शन बी वाला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि वह कौन सा कोशिका अंग है या अंगक है जिसे कोशिकाओं की रसोई के रूप में जाना जाता है। तो कोशिकाओं की रसोई के रूप में किसको जाना जाता है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स या फिर गोल्जी बॉडी, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लास्टिड्स, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 18। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार करना है।
रेड ब्लड सेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, यानी आरबीसीज के बारे में। कह रहे हैं कि जो आरबीसी है वो अस्थि मज्जा में बनती हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं यकृत और प्लीहा में आरबीसी नष्ट होती हैं, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 12 से 15 दिन का होता है इतना थोड़ा सा नहीं होता है। तो तीसरा वाला तो सरासर गलत है। देखिए तीसरा वाला अगर आपको पता है तो हमारे आराम से जो एग्जाम मतलब कि इसका आंसर है वो मिल जा रहा है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो अगर ये इतना नहीं होता है तो कितना दिन का होता है? तो भैया 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें दी हैं वो ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना और बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है? पहला कह रहे हैं इंटरफेरॉन बैक्टीरिया और कवक के खिलाफ कार्य करते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इंटरफेरॉन ल्यूकोसाइट्स द्वारा निर्मित होते हैं। बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा वाला सही है। बाकी पहला वाला जो मतलब कि स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आप देखिए क्यों गलत है, क्योंकि जो इंटरफेरॉन होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उनको संक्रमण और मतलब कि जो ऑटो इम्यून बीमारी होती है उनसे लड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये इसी वजह से पहला वाला गलत हो मतलब कि हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये बैक्टीरिया और कवक के खिलाफ नहीं, ये केवल वायरस के विरुद्ध जो है मतलब कि हमें प्रतिरक्षा देते हैं। वायरस से लड़ने में ये हमारी हेल्प करते हैं। किससे? तो वायरस से लड़ने में, ठीक है। और इसमें क्या दिया था? बैक्टीरिया और कवक, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो थाइमस ग्रंथि है ये गर्दन के सामने स्थित होती है। दूसरा कह रहे हैं कि ये जो थाइमस ग्रंथि है संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। तीसरा कह रहे हैं कि थाइमस ग्रंथि वयस्कता में गायब हो जाती है। बताना है कौन सा सही है। और आपके पास ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 और 1 3 और 2 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि दूसरा तीसरा सही है। पहला वाला जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है गले मतलब कि गर्दन के सामने नहीं, या गर्दन के सामने ना होकर के कहाँ होती है? तो ये ऊपरी छाती में फेफड़ों के मध्य होती है। कहाँ होती है? फेफड़ों के मध्य होती है थाइमस ग्रंथि। इस वजह से ये वाला गलत था। बाकी दो अन्य हैं दोनों वो ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि चिकन पॉक्स के मतलब किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस, अर्बो वायरस या वेरिकला वायरस या फिर राइनो वायरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि वेरिकला वायरस से हो जाता है चिकन पॉक्स, ठीक है। जो अन्य है वो भी बता देते हैं। जैसे जो वेरियोला वायरस है इससे क्या होता है? चेचक हो जाता है, ठीक है। और जो अर्बो वायरस है इससे क्या होता है? पीला बुखार, यानी कि येलो फीवर। जो अर्बो वायरस है इससे क्या हो जाता है? येलो फीवर या जो पीला बुखार है वो हो जाता है, ठीक। तीसरा क्या है? तीसरा तो जो इसका सही आंसर हो ही गया, यानी कि वेरिकला वायरस से चिकन पॉक्स होता है। जो हमारा राइनो वायरस है उससे क्या हो जाता है? तो वही नॉर्मल सर्दी जुकाम जो आए दिन होती रहती है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कवक नहीं है? हमें बताना है कौन है इसमें जो कवक नहीं है। साल्मोनेला, ट्रफल्स, ईस्ट, मशरूम। तो भैया मशरूम तो सभी लोग जानते हैं खाए जाने वाला कवक है, तो डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि जो साल्मोनेला है ये क्या है? कवक बिल्कुल भी नहीं। ये एक बीमारी होती है साल्मोनेला टाइफी। तो ये जो है साल्मोनेला टाइफी यानी कि ये बैक्टीरिया होगा, ये टाइफाइड के लिए जिम्मेदार कारक होता है। तो ये वाला गलत है। बाकी जो है ट्रफल्स, ईस्ट और मशरूम ये सभी कवक हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 23। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है उस एक साइड विटामिन दिया हुआ है और एक साइड उसकी कमी से होने वाले कौन से रोग हैं वो दिया हुआ है। और ये जो है नेम दिए हुए हैं विटामिन ए बी, इस तरह से ना करके उसका जो अलग वाला नेम है ना, साइंटिफिक नेम, वो दिया हुआ है। जैसे रेटिनॉल, थाइमिन, राइबोफ्लेविन एंड साइनोकोबालामिन। और आपके सामने जो है ये रोग के नाम दिए हुए हैं, पर्नीसियस, जीरोफ्थैल्मिया, बेरीबेरी एंड चलोसिस। तो क्या एक भी समझ आ रहा है? अब जैसे विटामिन ए जो होता है उसको कहते हैं रेटिनॉल और विटामिन बी को कहते हैं थाइमिन। तो विटामिन बी वाला तो समझ आ रहा है ना कि बेरी हो जाता है विटामिन बी की कमी से। तो क्या बी का 3 कहीं दिया हुआ है? हाँ देखिए विटामिन बी का 3 दिया तो है, तो ऑप्शन तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। और आगे जो है उसको आप मैच कर लीजिएगा, डी वाला इसका सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला जो द्वीप है ये खूब चर्चा में रहा है अभी, स्पेशली कब? जब बांग्लादेश में वो बात मतलब कि हुआ था ना कि शेख हसीना जी उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा था, तो उस टाइम पे ये जो द्वीप है चर्चा में रहा था। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सेंट मार्टिन जो द्वीप है ये हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश का हिस्सा है? ऑप्शंस क्या है? इंडोनेशिया, मालदीव, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो क्या आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश।
बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन सी। अब जाहिर सी बात है, हम अगर बांग्लादेश वाली कहानी बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में होगा तभी बता रहे हैं, वरना क्यों बताते। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किनके द्वारा जीता गया है। पहला क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन है रश्मिका मंदाना, दूसरा है नित्या मेनन, तीसरा आलिया भट्ट, चौथा है हमारा नयनतारा जी। तो कौन से मतलब कि ये कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि नित्या मेनन जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बजट से आ गया है। कह रहे हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रमुख 4 जातियों की जो सूची है उसमें शामिल नहीं है। तो जो हमारा बजट है वो 4 जातियों यानी कि 4 कास्ट पे जो है उनकी थीम, 4 लोगों के जो थीम है उनकी वो 4 कास्ट पे है, और उनका जो बजट का प्राथमिकताएं हैं वो कितनी है, 9 है। तो उन सबको याद रखिएगा, 9 प्राथमिकताएं और 4 थीम और 4 कास्ट। तो ये जो 4 कास्ट हैं वो कौन सी हैं, महिला है, किसान है, गरीब है, लेकिन हाँ इसमें विकलांग नहीं है, ठीक है। तो महिला है, गरीब है, किसान है, और कौन है, और भैया हमारे युवा वर्ग हैं, ठीक है। तो ये जो है चौथा वाला गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 27। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और लखनऊ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ, यानी कि कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर है, तो लखनऊ है भैया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। वैसे इस क्वेश्चन को देख करके एग्जैक्टली मतलब कि हम लोग सोच नहीं सकते कि ये लखनऊ होना चाहिए। अगर तुक्का लगाना हो तो ज़्यादातर लोग इसका तुक्का जो है बेंगलुरु लगाएंगे, इंक्लूडिंग मी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 28 नंबर का। कह रहे हैं कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। स्कीम्स से क्वेश्चन पूछा गया है और बताना है कि जो PM किसान सम्मान निधि है वो स्कीम दी है, स्टैंड अप इंडिया, PM उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, और उसके बाद फिर क्रम से सेट कर देना है। कालानुक्रम जो है लगाने के लिए खूब आता है हमारे एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे PM किसान सम्मान निधि, ये वही वाला है PM किसान सम्मान निधि जिसके तहत मतलब कि जो 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को ना, वो वाली स्कीम। तो ये कब स्टार्ट की गई थी हमें देखना चाहिए। तो भैया ये 1 फरवरी 2019 की है। कब की है, 2019 की। तो पहला वाला तो हो गया मतलब कि 2019। स्टैंड अप इंडिया कब का है, तो ये है 2016 का। कब का, 5 अप्रैल 2016 का। उज्ज्वला योजना कब की है, तो जो उज्ज्वला योजना है वो 1 मई 2016 की है। कब की है, 1 मई 2016 की है उज्ज्वला योजना। फिर आया हमारा डिजिटल इंडिया मिशन, ये कब का है, 2015 का है, ठीक है। तो सबसे पहले का तो यही आ जाएगा डिजिटल इंडिया मिशन। तो चौथा वाला सबसे पहले आएगा। देखिए ये हमारा ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28 का ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया है हमारा डिजिटल इंडिया मिशन, और सबसे लास्ट में आया है PM किसान सम्मान निधि। और फिर वो दोनों अपना देखिए आगे। आगे हम लोग देखेंगे वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस क्या क्या है, विंध्य सेन, विंध्य शक्ति, नरेंद्र सेना या देवसेना। तो यहाँ नरेंद्र सेन के बदले हो जाता नरेंद्र मोदी, तो ठीक था फिलहाल के लिए। आगे देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का होगा बी वाला, यानी कि जो विंध्य शक्ति हैं उन्हें माना जाता है वाकाटक वंश के संस्थापक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि भित्री और जूनागढ़ शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। ओहो सॉरी समुद्रगुप्त से क्यों हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला, यानी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से संबंधित है हमारा भित्री और जूनागढ़ का जो शिलालेख है वो। तो ऑप्शन सी। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 31, और कह रहे हैं कि नागदा सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती कह रहे हैं किस संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शंस क्या है, आहार, मालवा, जॉर्वे एंड कायथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि जो नागदा है वो आहार संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, और जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो और किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। आलमगीरपुर तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो यूपी में है और दूसरा इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्टर्न साइड है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। आलमगीरपुर, दैमाबाद, लोथल एंड कालीबंगन, और सूची बी में भोगव। ये भोगव नहीं, दरअसल ये भोगवा नदी है। कौन सा है, भोगवा नदी, घग्घर, हिंडन, प्रवल। अब ये घग्घर जो है वही होगा ना, घग्घर राजस्थान में ये नदी बहती है, तो जाहिर सी बात है जो हड़प्पा कालीन स्थल राजस्थान में होगा वही घग्घर के आसपास बहेगा। तो 2 चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं 2 से क्या निकल रहा है। जैसे आलमगीरपुर जो है ये मेरठ में है और हिंडन नदी के तट पर है, ईस्टर्न साइड है किसकी, तो हड़प्पा की। तो इसका आंसर पहला क्या होगा, आलमगीरपुर
मीरपुर, यानी कि ए का तो 3 हो जाएगा। और देखिए अगर आपने ए का 3 कर लिया तो 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। और एक और बता रहे थे कि घग्गर नदी, तो जो घग्गर नदी है वो आपको राजस्थान में मिलती है, तो कालीबंगन भी राजस्थान में ही है, तो इसका तो हो जाएगा 2 वाला। क्या वो डी का 2 करके मिल रहा है? तो देखिए डी का 2 से नहीं मिल रहा है कोई इज्जत ही नहीं है यार डी के 2 की। चलिए आगे देखते हैं। दैमाबाद और लोथल से मिलेगा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर है, और जो दैमाबाद है वो प्रवरा नदी के या प्रवर नदी के तट पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए का 3 कहाँ पे दिया है? ए का 3, देखिए ए का 3 भी दिया है दोनों में ही। दैमाबाद बी का 4। अच्छा अगर आपको बी का 4 पता है तब आप इसको 2 से कर सकते थे। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 33। आपको बताना है कि ऋग्वेद के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, हु वर पानीज, यानी कि वो जो पाणी थे वो कौन थे? तो किसान थे, बढ़ई थे, व्यापारी थे या चौकीदार थे? कुल मिला के आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से लोग थे जिनको पाणी कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पाणी है वो हो जाएंगे भैया व्यापारी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिला लेते हैं। एक साइड राजवंश दिया हुआ है, एक साइड संस्थापक दिया हुआ है, और राजवंशों में आपको चेदी राजवंश, सातवाहन, कण्व और कुषाण दिए हुए हैं, और जो है संस्थापक में शिमुख, वासुदेव, कुजल, खटफिसस और महामेघवर्मन। अब जैसे सातवाहन शिमुख है, एकदम मुझे रट्टा है, तो पहले सातवाहन का शिमुख ही मिलाएंगे, तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 देखिए एक ही में दिया हुआ है, मिल तो गया आंसर हमें, लेकिन फिर भी हम लोग सब देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। और जो कुषाण है इनका कुजल कटफिसिस हो जाएगा। कण्व का जो वासुदेव है ये हो जाएगा। तो बचे कौन? चेदी, और इनको जाने या ना जाने आंसर तो आ ही जाएगा कि महामेघवर्मन जी थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 35। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहे हैं कि हर्यक राजवंश के बारे में आपको विचार करना है। कह रहे हैं कि इनकी स्थापना उदयन ने की थी। बहुत गलत बात कर रहे हैं ये, उदयन ने इनकी स्थापना नहीं की थी। पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया, और हमें सत्य बताना है। तो देखिए पहला वाले से ये वाला जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया। फिर आगे देखिए, कह रहे हैं कि इनकी राजधानी राजगीर थी। तो क्या इनकी राजधानी राजगीर थी तो भैया राजगीर ही राजधानी। तीसरा क्या है? तीसरा है भैया कि बिंबिसार पहला शासक था जिनके पास स्थायी सेना थी। ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी वाला। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग यूपी का एग्जाम देने वाले हैं, तो यूपी के लिए ये हमें जानना तो ज़रूरी है ही। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि कौन सा महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश के आधुनिक प्रयागराज जिले से मेल खाता है? और क्या क्या ऑप्शंस हैं? कौशल, पांचाल, वज्जी, वत्स। तो वत्स है भैया, वत्स। रट्टा मान लीजिए, पता नहीं कब पूछ ले, एग्जाम में पूछ लेगा तो अच्छा ही रहेगा ना, आती रहेंगी चीज़ें। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। वत्स जो है वो कहाँ पे है? तो प्रयागराज जिले से मेल खाता है। चलिए आगे देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन। मिडवल हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एके के बारे में सत्य नहीं है? एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको बताना है क्या है? सत्य नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? कह रहे हैं कि उन्होंने दाग और चेहरा की प्रणाली शुरू की, उन्होंने अपने क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध लगाया, उन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, और कह रहे हैं कि उन्होंने चांदी का सिक्का टंका और तांबे का जीतल चलाया। यही गलत बात है, इन्होंने ऐसा नहीं किया था, ये तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो डी वाला गलत है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब सही हैं। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने दागना, वो जो घोड़ा को दागना और चेहरा पे जो भी करवाने की प्रणाली थी वो उनके द्वारा शुरू की गई, और इन्होंने भैया अपने क्षेत्र में शराब पे भी प्रतिबंध लगवा दिया, साथ में सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू कर दिया, लेकिन इनके द्वारा ये सिक्के वगैरह नहीं चलाए गए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत जोड़ी बतानी है, तो वो जो विभाग हुआ करते थे ना मध्यकालीन भारत में, उससे संबंधित है। क्या क्या है हमारे पास? कह रहे हैं दीवाने रिसालत, गलत बताना है ना, तो एक ही गलत होगा कुल मिलाकर के। कह रहे हैं कि दीवाने रिसालत न्यायिक विभाग था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, दीवाने अमीर को ही मतलब कि कृषि विभाग, और ये दीवाने अमीर को ही ना 2 बार हमारे यूपी पीसीएस ने पूछा है, और एक भूले बिसरे जो है भूले बिसरे एक एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में जिसका नाम था जूनियर एडेड, उसमें पूछा था, उसका आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और दीवाने विजरत ये जो है कह रहे हैं कि राजस्व विभाग था। ठीक है, दीवाने विजारत एग्जैक्टली आप उसको पढ़ें। तो गलत बताना है, देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि जो दीवाने रसालत है वही गलत दिया है, बाकी जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो ठीक हैं। एक बार आप जा कर के पूरा जो भी मतलब कि ये थे ना आयोग दैट मीन्स इनके जो विभाग थे उसको देख लीजिएगा, कौन संस्थापक थे वो देख लीजिएगा, और किससे संबंधित था ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार, और क्या करना है, सही बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहे हैं कि इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की, किए तो थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा को समाप्त किया गया, अच्छा। और बताना है कौन सा सही है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एकता प्रथा को समाप्त किया गया। 39 का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी कि शुरू किसने की है, इल्तुतमिश ने की है, और इसको समाप्त कौन किए हैं, तो भैया वही AK जी ने किया है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए हम लोग समापन की ओर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में कैसे कैसे इन लोगों का मतलब ये सब बने हैं। तो तुलुप, संगम, अराविडु, शालू। अब ये तो पता ही होगा ना आप लोगों को कि अराविडु वंश सबसे बाद में आएगा, मुझे एग्जैक्टली पता है कि सबसे लास्ट में यही आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि तीसरा सबसे लास्ट में कहाँ है, ये देखिए 2 जगह पे है, तो इस एक ऑप्शन से तो नहीं हो रहा है। चलिए कम से कम 2 तो निपट गए ना, तो अगर ये दोनों निकट गए हैं तो पहला तो संगम ही था, ये तो हम लोगों को सबको पता है। तो भैया देखिए फिर भी नहीं हो रहा है, संगम 3 जगह दिया हुआ है, मतलब हर जगह संगम दिया है, तो संगम की इज्जत बिल्कुल है नहीं। तो पहले पे तो हो जाएगा संगम, लास्ट पे हो जाएगा अराविडु। अब हमारे पास तुलुब और शालुब यही दोनों हैं, तो हमारे ख्याल से संगम के बाद आया था शालुब वंश। तो अगर हम शालुब दूसरे पे लगाएं तो कहाँ पे दिया है, ए वाले में दिया हुआ है, तो क्या देखें ए वाला है, हाँ ए वाला ही है, सही आंसर भी है भैया यही। सबसे पहले संगम वंश बना, फिर उसके बाद शालू वंश बना, फिर तुलुब, उसके बाद अराविडु वंश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 4 1 3। आगे देखेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन। और अभी ये जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था भैया कहाँ पे हुआ है, आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका, रूस, मिस्र और UAE। तो ये तो भी बहुत आसपास चर्चा में रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि रूस में इसका आयोजन हुआ है, ऑप्शन बी। फिर कह रहे हैं कि किस शहर को विश्व पुस्तक शहर 2024 घोषित किया गया। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, स्ट्रासबर्ग, अकरा, अंताल्या या फिर बार्सिलोना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि जो बार्सिलोना है उसे विश्व पुस्तक शहर 2024 घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का कह रहे हैं कि महिला T20 विश्व कप जो बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, इसे मतलब कि पहले वहाँ पे होना था लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है, इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये कहाँ होगा एग्जैक्टली, ऑप्शंस क्या हैं, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एंड UAE। तो क्या हो जाएगा इसका, अब भैया ये UAE में होगा, यानी कि महिला T20 विश्व कप जो पहले बांग्लादेश में होना था वो अब UAE में होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि होम रूल आंदोलन 1916 में बेलगाम में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया। और दूसरा कह रहे हैं एनी बेसेंट ने मद्रास से होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया। और तीसरा कह रहे हैं होम रूल आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल, तो होम रूल में अपने आप नहीं थे ना कि घर का रूल यानी कि घर का शासन हो, तो तीसरा वाला तो एकदम सही ही है। तो एक वैसे नहीं पड़ गया, वैसे सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ये जो 1916 में तिलक और होम रूल मतलब एनी बेसेंट जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कल मैंने कहीं देखा कि ये एनी बेसेंट जी ने 1915 में स्टार्ट किया था। आप लोग इसको देखिएगा, क्या 1915 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था? क्योंकि होम रूल आंदोलन जो हुआ था वो 1916 में हुआ था, ये मुझे पता था। ये भी पता था कि मतलब तिलक जी और एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया है, और तिलक जी ने जो है वो मतलब कि बेलगाम में स्टार्ट किया था, और उन्होंने मतलब जो एनी बेसेंट थी उन्होंने जो है मद्रास साइड स्टार्ट किया था। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि जो मतलब कि एनी बेसेंट जी है उन्होंने 1915 में स्टार्ट किया। मुझे थोड़ा डाउट है, अगर आप लोगों को इसकी सही जानकारी हो तो कृपया करके कमेंट करें, ठीक है, हमारी जानकारी अपडेट करने के लिए। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि राज तरंगिणी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? भैया 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अलबरूनी, कल्हड़, फिरदौसी, वीराचार्य। तो अलबरूनी वरबरूनी नहीं है भैया, आंसर क्या होगा इसका? तो राज तरंगिणी जो है वो कल्हड़ की पुस्तक है, ठीक है, कश्मीर का इतिहास है इसमें। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पहले देख लेंगे, और ये आर्ट एंड कल्चर से है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा नागर शैली के मंदिरों का उप प्रकार है। अब ये जो नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेशर शैली, ये जो शैली है मंदिर बनाने की, इवन एक बार तो ये भी पूछ लिया गया था, लेकिन हमारे में नहीं पूछा था, IAS में पूछा था कि ये जो पंचायतन शब्द है ना, ये किसको इंगित करता है? तो पंचायतन भी एक मंदिर बनाने की शैली ही होती है। उस हिसाब से मैं सोच रही थी, जैसे पंचायतन शैली में क्या होता है कि मतलब एक मुख्य भगवान का मंदिर होता है और 4 अन्य जो भगवान होते हैं उनकी फैमिली टाइप के उनके मंदिर होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जो हम लोगों के यहाँ मंदिर बनाए जाती हैं, छोटी छोटी मंदिर, उसमें पंचायतन फिर वो मूर्ति स्थापित की जाती है,
ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि उसमें देखिए एक मुख्य जो देवता होते हैं, स्पेशली अगर आप देखेंगे ना तो जो शंकर जी की मूर्ति बनाई जाती है उसमें, अभी हमारे घर के सामने एक मतलब कि मंदिर है, उसमें बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, बगल में आप यहाँ देखेंगे तो मतलब कि गणेश जी हैं, इधर साइड पार्वती मैया है, यहाँ पे वो हैं नंदी बाबा हैं, ठीक है। और यहाँ एक मतलब कि वैसे टाइल्स टाइप का लगा हुआ है और उसमें दुर्गा मैया है। तो मैं सोच रही थी तो ये भी तो पंचायतन टाइप का ही है, लेकिन जो पंचायतन शैली होती है एग्जैक्टली उसमें ना मंदिर होते हैं अलग अलग। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल के लिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, और कथनों पे नहीं, दरअसल इन्हीं पे चार जो चीज़ें दी हैं उस पर विचार करके बताइए कि कौन है जो भैया नागर शैली के उप प्रकार हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? रेखा प्रसाद, शाला, गज पृष्ठा और फमशाना। बताइए, 1 3 है, 2 3, 1 4 और 2 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि रेखा प्रसाद और फमशाना, ये जो मतलब की संरचना है ये आपको नागर शैली में देखने को मिल जाएगी। नागर शैली कहाँ की शैली है? उत्तर भारत की या फिर दक्षिण भारत की? ये भी कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 47। कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन है इसके बारे में आपको सही कथन बताने हैं, ठीक है। क्या क्या है कथन? पहला कह रहे हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित पहला कांग्रेस सत्र था, एकदम सही बात है। कह रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बहुत गलत बात है, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दूसरा यहाँ है, 2 ऑप्शन हो गया खत्म, ठीक है। तीसरा, यह 1937 में आयोजित किया गया था। तो क्या ये 1937 में आयोजित किया गया था? 1937 में नहीं आयोजित किया गया था ना, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। ओह, तीसरा तो हमने पढ़ा ही नहीं। तीसरे में है, इस सत्र में किसानों के कल्याण की मांग उठाई गई थी। तो ये बात भी सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। दूसरा जो है गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। और अरे हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये एग्जैक्टली हुआ कब था। कह रहे हैं कि 1937 में हुआ था। नहीं 1937 में नहीं भैया, 1936 में हुआ था। और मतलब कौन सा एडिशन था? 50वां एडिशन था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। और हमारा 48 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। पहला क्या कह रहे हैं? बिहार को मार्च 1936 में एक अलग प्रांत बनाया गया था, बिहार को। अच्छा, फिर कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस ने बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, बताइए सही कौन सा है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा? दोनों ही ठीक हो जाने चाहिए ना। मैं जब सॉल्व कर रही थी इसको ना तो मुझसे गलती हुई थी। क्यों? क्योंकि 1936 में मैं समझ रही थी कि पहले मुझे ना 1912 ये पता था कि एक बार 1912 में और एक बार 1936 में परिवर्तन हुए हैं। पर जब सॉल्व कर रहे थे ना तो मैं ये मतलब ये दिमाग लगाना ही भूल गया कि पहले भैया 1912 आया होगा, उसके बाद 1936 आया होगा ना। और हम तो जैसे उसको उल्टा देख लिए कि पहले 1936 आया होगा, बाद में 1912 आया होगा। इस वजह से मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था। आप लोग इस तरह की गलतियाँ मत करिएगा, वरना परेशान हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसका जो आंसर है वो दोनों सही है, क्योंकि देखिए 2 बार हुआ है। एक बार तो जो मतलब कि बंगाल था ना, उससे जो उड़ीसा और बिहार है दोनों एक साथ मतलब कि अलग हुए थे। कब हुए थे? 1912 में। आगे चल करके 1936 में उड़ीसा और बिहार आपस में अलग अलग होकर के अलग अलग राज्य बन गए। तो 1936 में जो है ये बिहार जो है उड़ीसा से अलग होकर के एक अलग प्रांत बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 49। और 49 क्या कह रहा है? कह रहा है 1765 की जो इलाहाबाद की संधि है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा गलत है, यानी कि सत्य नहीं है। क्या क्या है? पहला कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। तो एकदम सही बात है, ये वाला तो ठीक ही है। फिर कह रहे हैं कि जो नवाब शुजाउद्दौला थे ये अवध, इलाहाबाद और कारा को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुए। क्या ऐसा कुछ हुआ था? फिर अगला देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या मतलब कि अगला जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि ये संधि जो है वो बक्सर की लड़ाई का परिणाम थी। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, 1765 में संधि हुई है। तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। दूसरे वाले में मुझे कन्फ्यूजन है और इसका जो गलत है यही स्टेटमेंट है भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है? कौन कौन है भैया? सूर्य सेन, खुदीराम बोस, शौकत उस्मानी और उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जो हमारा इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस जी जो है वो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये रही आज की अपनी क्लास। हमने आज टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर
आपको लगता है कि कहीं कोई गलती हुई हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें।